सुमन नाम की औरत बहुत गरीब थी। कुछ समय पहले उसका पति कमलेश गुजर गया था। सुमन की 3 युवती बेटियां थीं, जो कि जन्म से ही अपंग थी और सुंदर भी थी। बड़ी बेटी मालिनी अंधी थी, दूसरी बेटी शोभा गूंगी थी, तीसरी बेटी शिवानी बहरी थी। ऐसे में तीनों को घर के काम करने में कठिनाई तो आती थी, जाहिर सी बात है। और सुमन अपनी बेटियों के लिए झाड़ू पोछा का काम करके 2 वक्त की रोटी कमाया करती थी। पर बूढ़ी होने पर उसकी नजर धुंधली हो जाती है और काम करने में भी उसे कमी आ जाती है। ऐसे ही सुबह के समय सुमन चारपाई पर बैठी थी तो मालिनी से कहती है, मालिनी बेटा, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दियो। हाँ माँ, देती हूँ। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, बाल्टी किधर है? शिवानी, जरा बता जग कहाँ है? तभी शिवानी जो कि गूंगी थी वो चूल्हे की तरफ उसे मोड़ देती है। इस दिशा में जाना है, मैं समझ गई तेरी बात। तभी मालिनी चूल्हे के पास जाती है जहाँ 2 जग थे, एक लस्सी का दूसरा पानी का। तभी मालिनी लस्सी के जग से गिलास में पानी भरकर अपनी माँ को देती है, जिसे पीकर सुमन उगल देती है और गुस्से से कहती है, आय हाय करमजली नासपीटी कहीं की। अरे जब दिखाई नहीं देता तो काम करने की जरूरत क्या है? खैर, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझसे पानी मांगा और तूने मुझे लस्सी पिला दी। शिवानी, तू नहीं बता सकती थी? अरे तू तो चुप ही कर। तू बोलेगी तो तेरा सिर्फ ही सुनाई देगा। आप उस बेचारी को क्यों बोल रही हैं इतना? जानती तो है हम तीनों का एक एक फ्यूज उड़ा हुआ है। ये सब देखकर बहरी शोभा समझ जाती है कि माँ और उसकी बहनों में लड़ाई हो रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, तो वो कहती है, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? माँ ने लस्सी गिरा दी ना, कोई बात नहीं, मैं पोछा लगा दूंगी। पोछा लगाने के पीछे तुम सब और माँ अब भी लड़ रही हो। आय हाय, लो इसी की ही कमी थी, कुछ समझ में आए ना आए अपना भाषण देना चालू हो जाती। अरे हम पोछा लगाने के पीछे नहीं लड़ रहे थे, समझी? तुम तीनों की ही बात कर रही हूँ मैं। ये भगवान क्या होगा मेरा? एक तो मैं गरीब माँ जो लोगों का जूठा बर्तन और मैले कपड़े साफ करके काम करती हूँ, इनसे तो होगा नहीं। न जाने उनके घर पर भी क्या काम बिगाड़ दे। ये अपने घर का ही नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे शादी होगी इनकी। ये तो मुझ पर पैसे भी नहीं है, ऊपर से भगवान ने मुझे अंधी बहरी गूंगी बेटियां दे दी। क्या होगा इस गरीब माँ का? तभी अंधी मालिनी अपनी माँ को चुप कराने के लिए आगे बढ़ती है तो अपनी बहन शोभा को माँ समझकर उसके आंसू पोंछती है। तो सुमन कहती है, हे भगवान, अरे वो तो शोभा है, तेरी माँ यहाँ है, इधर आकर आंसू पोंछ। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, पर आप ऐसे रो मत, हमें अच्छा नहीं लगता। आप फिक्र मत करो, हो जाएगी हमारी शादी। पता नहीं कैसे होगी शादी। तभी बहरी गूंगी बहन से पूछती है तो गूंगी उसे इशारे में अपनी बात समझा देती है। तो शिवानी कहती है, तो ये बात है, मुझे लगा कुछ हो रहा है। क्या करूँ, बहरी हूँ इसलिए आप लोगों की बात समझ नहीं आती। तभी सुमन काम पर चली जाती है। फिर मालिनी कहती है, शिवानी, शोभा, तुमने माँ की बात सुनी ना? माँ हमारी वजह से कितना परेशान है। काश हम माँ की कोई मदद कर पाते जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाती। शोभा दीदी क्या कह रही है, जरा बता। तभी गूंगी बहन शिवानी को इशारे करके समझाती है। तभी वो कहती है, मैं आपकी बात समझ गई मालिनी दीदी, हो सकता है हमारी परेशानी का हल हमें मंदिर में मिल जाए। चलो मंदिर चलते हैं। तभी शिवानी हाथ जोड़कर आरती की थाली घुमाकर उसे मंदिर जाने की बात कहती है। हाँ हाँ चलो मंदिर। तभी तीनों बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर जाती हैं और शिव जी के मंदिर में बैठकर, हे भोलेनाथ, हमारी विनती सुनो। हमारी माँ को हमारी शादी की चिंता है, क्योंकि हम तो गरीब हैं। हमारी माँ पर दहेज देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ऐसे में कौन हम तीनों को अपनाएगा? शिव शंभू भोलेनाथ, हमें भी काश आपकी तरह वो मिल जाए। ऐसा कहकर जैसे ही तीनों जाने के लिए मुड़ती हैं, तो सामने सुंदर से लड़के आते हैं, जिनसे वो टकराकर उनकी बाहों में गिर जाती हैं और तीनों संभाल लेते हैं। पहला लड़का यश मालिनी से कहता है, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? हाँ जी, आखिर आपको भी पता चल गया। भला इतनी खूबसूरत लड़की अंधी कैसे हो सकती है? फिर दूसरा लड़का माहिर शिवानी को कहता है, आप ठीक तो है ना? माहिर के पूछने पर भी शिवानी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि माहिर ने क्या कहा। अरे लगता है तुमने बहुत एटीट्यूड है जो पता नहीं रही हो। लगता है मेरी तारीफ कर रहा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। खूबसूरत हो पर थोड़ी सी पागल हो। वहीं सोनू गूंगी को संभाल कर कहता है, अरे माफ कीजिए, गलती से टकरा गया। क्या ये क्या कहा आपने? OAIOIE? हाँ कोई बात नहीं, गलती से टकरा गए हम तीनों। आप तीनों हैं ही इतनी प्यारी कि कोई भी देखकर फिसल जाए। तीनों भाइयों को वो तीनों पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद अक्सर वो इसी मंदिर में मिला भी करते थे। बातचीत आगे बढ़ाने से तीनों लड़के उन्हें जानने के बावजूद भी शादी करने का फैसला करते हैं और उसकी माँ से मिलकर कहते हैं, माँ जी, हम आपकी तीनों लड़कियां को बहुत पसंद करते हैं। मेरा मतलब मेरे तीनों भाइयों को आपकी तीनों बेटी पसंद है और हमें उनसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। सच बेटा, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस आप हमें अपनी बेटी दे दीजिए, बाकी माँ को तो हम संभाल लेंगे। इस तरह तीनों भाई उनकी बेटी से शादी करके अपने घर ले आते हैं, जहाँ उनकी माँ रेखा उन्हें देखकर कहती है, ये क्या, तुम तीनों ने मुझे बिना बताए शादी कर ली? पता नहीं लड़की कैसी है। अरे माँ, तीनों ठीक है, सर्वगुण संपन्न है, आपके घर का काम अच्छे से कर देंगी। बस यही दिन देखना बाकी था, आकर पैर छू लो। तभी मालिनी उसके पैर ढूंढकर जमीन के पैर छू लेती है। ये देखकर रेखा हैरान हो जाती है। फिर गूंगी उसके पैर छूती है तो उसे देखकर बहरी भी पैर छू लेती है। अरे बड़ी बहू, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मेरे पैर यहाँ हैं। सॉरी माँ जी, अंधी है क्या? हाँ माँ, हम आपको यही बताने वाले थे। अभी दरअसल मेरी पत्नी की आंखें नहीं है और मेरी पत्नी सुन नहीं सकती। तू भी बता, तेरी पत्नी को क्या परेशानी है? गूंगी है क्या? हाँ माँ, शोभा गूंगी है। ये सुनकर रेखा अपने सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, हाँ बेटा, तुम तीनों तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बहू लाए हो। एक का टॉक टाइम नहीं है, दूसरी की आईपॉड नहीं, तीसरी का वॉल्यूम ही नहीं है। वाह मेरे बच्चों।
माँ, आप निराश मत होइए। अगर आप इनके काम बिगाड़ने के बाद इन्हें कितनी भी खरी खोटी भी सुनाएंगी तो मेरी वाली तो बैरी है, वो कुछ नहीं सुन पाएगी और वो कुछ नहीं बोलेगी। हाँ माँ, मेरी वाली सुन भी लेगी तो आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है, आपको उसकी भाषा समझ नहीं आएगी। तू भी तारीफ कर दे अपनी पत्नी की, तेरी पत्नी तो अंधी है, कुछ काम करेगी तो बिगाड़ देगी। हाँ, मेरी वाली के साथ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तेरी क्या, तीनों के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे घर का काम संभालेंगी। ऐसे ही अगले दिन तीनों बहुएं चाय नाश्ता बनाकर रेखा को दे देती हैं, जिसे खाकर वो कहती है, आय हाय करमजली नासपीती कहीं की, ये क्या किया? चाय में नमक कौन घोल कर पिलाता है? और पूरी तो जला दी। तुम्हारी माँ का भी भला हो जो मुझे उसने ऐसी बेटियां दी हैं। खाना पीना बनवाना तो पाप है। आ वे ए ये गूंगी बहू क्या बोली? माँ जी वो बोल रही है हमारी माँ भी हमें ऐसा ही कहती थी। अच्छा, तूने क्या बनाया बहू? अच्छे से बताइए क्या बनाया है, मुझे समझ नहीं आती तेरी बातें। तभी सास की बात सुनकर शोभा एक प्लेट में पनीर लाकर लाल टीके से पनीर को टीका लगा देती है तो रेखा कहती है, अरे ये क्या चीज है? अरे माँ जी वो बोल रही है उसने पनीर टिक्का बनाया है। हे भगवान, तुम अंधी बहरी गूंगी की बातें तो मेरी समझ से परे हैं। माँ जी धीरे धीरे हम संभाल लेंगे आपका घर। इस तरह तीनों अक्सर घर का काम बिगाड़ देती थी तो मिलकर संभाल लिया करती थी। एक बार तो एक बेटे के सामने रेखा की नाक कट गई। तभी रेखा अपने बेटे को खूब सुनाती है, अरे तुम ऐसे काम ही करते रहोगे, अपनी बीवी का इलाज भी करवाओगे, ऐसे कब तक चलेगा? सॉरी माँ, काम के चक्कर में कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम इनका इलाज करवाएंगे। हाँ माँ। तभी तीनों बेटे अपनी माँ की बात सुनकर अपनी बीवियों का इलाज कराते हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद मालिनी की आंखों की रोशनी आ जाती है, शिवानी को सुनाई देने की मशीन लग जाती है और दवाई खाकर शोभा बोलने लगती है। इस तरह सब ठीक होने के बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे बहू ये क्या पहना है तूने? क्या तुझे नहीं पता मंदिर ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं? अरे सासू मॉम, आप ये कैसी बातें करती हो? इन कपड़ों में कौन सी बुराई है? और फिर भगवान हमारा साफ दिल देखता है ना कि हमारे शरीर के कपड़े। ये ड्रेस अभी ट्रेंडिंग में है। ओहो, तुम्हें समझाना तो बेवकूफी वाला काम है। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें कुछ कहती ही नहीं। चलो जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे कपड़े पहनकर मंदिर चल लो। दोनों सास बहू मंदिर में बच्चे के लिए हवन करवाने के लिए पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ सालों से रेवा एक संतान के लिए हर जगह मन्नत और हवन करवाती है, लेकिन इतना कुछ करवाने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं होता। एक दिन उसके घर उसकी सास की कुछ सहेलियां आती हैं। अरे सुमित्रा, तेरे बेटे की शादी को हुए पूरे 4 साल हो गए, लेकिन तेरी बहू को अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। आखिर माजरा क्या है? मैं सब क्या बताऊं, मैं भी अपने पोते को देखने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर भगवान क्या चाहता है। हर मंदिर में चले गए, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, लेकिन बहू को कोई संतान ही नहीं हो पा रही। कहीं तेरी बहू बांझ तो नहीं है? अरे मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की शादी किसी और से करवा दे और अपनी बहू को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा वंश नहीं चल पाएगा। ये सब सुनते ही सुमित्रा रोने लगती है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो जैसी भी है मेरी बहू है और मैं अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। देख सुमित्रा, एक तो तेरी प्यारी और लाडली बहू बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। मुझे तो लगता है कि वो चाहती नहीं है कि अभी उसे कोई बच्चा हो। ममता ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेवा आ जाती है। आप सभी ने पेट भर कर नाश्ता कर लिया और मुझे लगता है कि अभी आप सभी औरतों को अपने घर जाकर देखना चाहिए। रेवा की बात सुनते ही सुमित्रा की सहेलियां अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए जाने लगती हैं। बांझ कहेंगी, ऐसी बहू होते ही मर जानी चाहिए। वो कहती है कि ममता इतनी मॉडर्न है, चाहती ही नहीं होगी कि उसको बच्चा हो। ऐसी बहुओं को तो लात मारकर घर से निकाल देना चाहिए। वो सभी ऐसी खोखली बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं, जिन्हें सुनकर बेचारी रेवा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, सासू मॉम, आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो मुझे और बच्चे को लेकर, लेकिन मेरी बात मानो, एक न एक दिन इस परिवार को एक वंश जरूर मिलेगा। रेवा ऐसा बोलकर अपनी सास को शांत कर देती है, जिसके बाद वो पूरे दिन और पूरी रात बच्चे के बारे में ही सोचती रहती है। इस घर को एक वंश चाहिए, फिर चाहे वो किसी और की ही कोख से क्यों ना निकला हो। और इस काम को करने के लिए मैं किसी को भी मोटी रकम दूंगी, तो कोई भी औरत हंसते हुए अपनी कोख मुझे दे देगी 9 महीनों के लिए। अगले दिन जैसी सवेरा होता है वो अच्छे से तैयार हो जाती है और साड़ी पहन लेती है। उसे साड़ी में देख रेहान कहता है, अरे वाह रे वाह, आज तो तुम कमाल लग रही हो, कसम से मन कर रहा है कि तुम्हें कहीं दूर ले जाऊं। तो देर किस बात की है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रेहान अपनी पत्नी को पहली बार साड़ी में देखकर बहुत खुश होता है, जिसके चलते वो अपनी पत्नी को ना नहीं कर पाता और उसे बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन रेवा ऐसी जगह जाती है जहाँ कोई भी नहीं होता। पता है आपको कि मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि तुम्हें आज बाहर घूमने का मन था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुमने इतने सारे रेस्टोरेंट को छोड़कर ये सन्नाटी वाली जगह ही क्यों चुनी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात शांति से सुने। आप तो जानते ही हो मेरी कोख से आपके परिवार को कोई संतान नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो। रेवा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बच्चे के लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कब कहा कि आप मुझे छोड़ो? दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो किसी गरीब घर की लड़की से। जब आपको उससे बच्चा मिल जाएगा तब आप उससे दूर हो जाना और मैं उसे बच्चे के लिए ढेर सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन ऐसी औरत हमें कहाँ मिलेगी? ऐसी औरत को मुझे ढूंढना होगा। रेवा कई दिनों तक अपने लिए सौतन ढूंढती है, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उसे अचानक उसकी एक सहेली का कॉल आता है। अरे अंजलि, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद तूने मुझे याद किया। बस क्या बताऊं बहन, पिताजी का पूरा बिजनेस ठप हो गया है, तब से हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब हो गई है। फिलहाल मैं एक नौकरी ढूंढ रही हूँ जिससे मैं अपने परिवार को चला सकूं। रेवा अंजलि से बात करने के बाद समझ जाती है कि अंजलि को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते वो अंजलि को अपनी पूरी बात समझाती है। क्या कहा? पूरे 25 लाख रुपए देगी तू मुझे? ठीक है, मैं तेरे पति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पैसों के लिए अंजलि रेहान से शादी कर लेती है। अंजलि बहुत समझदार और संस्कारी थी, जिसके चलते रेवा के ससुराल में अंजलि को हर कोई पसंद करता है। शादी के बाद सुमित्रा रेवा के पास जाती है और कहती है, अरे रेवा बहू, आज अंजलि की पहली रसोई की रस्म है।
अरे क्या जरूरत है पहली रसोई की रस्म को करने की? वैसे भी तो एक ना एक दिन अंजलि यहाँ से चली ही जाएगी। जब जाना होगा चली जाएगी, फिलहाल तो अंजलि इस घर की छोटी बहू और तेरी सौतन है। ऐसा कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है, जिसके बाद ये बात रेवा के घर कर जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म में बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिसके चलते रेहान और सुमित्रा उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे असलियत में तो अब इस घर के अंदर कोई बहू आई है। अरे बड़ी बहू ने तो आज तक एक कप चाय भी नहीं बनाई हमारे लिए। सच में अंजलि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। रेवा ये सब दूर से सुन लेती है, जिसके चलते रेवा को अंजलि उसकी पहली रसोई से ही पसंद नहीं आती, क्योंकि अंजलि कम समय में सबके दिलों के बहुत करीब आ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके चलते घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिरकार इस घर का वंश आने ही वाला है। देखा रेवा, अंजलि प्रेग्नेंट हो गई है, अब हमें एक संतान मिल जाएगी। उस दिन के बाद से सुमित्रा अंजलि का बहुत ख्याल रखती है, उसकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखती है। इस बात से रेवा को बहुत चिढ़ मचती है। वहीं दूसरी तरफ वो सबको अपनी तरफ खींचने के लिए उनके लिए रसोई में जाकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती है। जब इस घर में मैं पहली बार आई थी तो मेरी सास ने मेरी रसोई की रस्म नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं भी सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। रेवा बहुत मन से सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो सभी को बुलाती है। जैसे ही सब खाना खाते हैं, वो खाना अपने मुंह से निकाल देते हैं। ये क्या बनाया है तुमने, इतना नमक? इतनी मिर्ची, हाय कोई मुझे पानी दे दो, नहीं तो मेरी जुबान जल उठेगी। मैं तो बस आप सभी को खुश करना चाहती थी। अरे बहू, मैं जानती थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमने तेरी पहली रसोई की रस्म नहीं करवाई थी। ऐसा खाना खाने से अंजलि को कितना नुकसान पहुंच सकता है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? चलो अंजलि, आज हम बाहर खाना खा लेंगे। रेहान अंजलि को लेकर वहां से चला जाता है और सुमित्रा भी अपने कमरे में चली जाती है। अब रेवा पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके चलते रेवा अकेली पड़ जाती है। 9 महीने बीतने के बाद मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बन पाई। सही मायनों में अंजलि ही इस घर की असली बहू है, उसने बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। रेवा अंजलि के कमरे में 25 लाख रुपए रखकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर आती है, बाहर रेहान और सुमित्रा के हाथों में बच्चा होता है। बच्चा यहाँ है तो अंजलि कहाँ है? वो चली गई अपना फर्ज पूरा करके, और इस बच्चे को तुम्हारे नाम करके। ये खत उसने तुम्हारे लिए दिया है। रेवा खत खोल कर पढ़ती है। रेवा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बीच में कभी नहीं आ सकती थी। ये परिवार तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।